वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट। ये हमारी रिसीप्ट और पेमेंट शो करता है ऑन अ पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इससे क्या एनालिसिस होता है कि चेंजेस इन कैश बैलेंस, कि हमारे कैश बैलेंस में दो पीरियड के बीच क्या फर्क पड़ा है, क्यों कैश इनफ्लो ज्यादा हुआ है आउटफ्लो हुआ है। तो द टर्म कैश हेयर स्टैंड फॉर कैश और कैश इक्विवेलेंट। जो हमारा यहाँ कैश वर्ड है, इसका मतलब क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट से। नॉर्मली हम कैश को करेंसी नोट समझते हैं, वीडियो ऑन। नॉर्मली कैश को हम करेंसी नोट ही समझते हैं अभी तक। लेकिन अब जो है, कैश का मतलब कैश इक्विवेलेंट भी है। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ जाता है हमारा? कोई चेक इन हैंड पड़े हैं जो हमारे पास बैंक में कैश पड़ा है, ये सारे कैश इक्विवेलेंट में आ जाते हैं। तो ये भी हम कैश ही मान के चलेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हमारा एक फॉर्मेट होता है, उसके ऊपर चलेगा सारा का सारा। सारा हमारा जो क्वेश्चंस चलेंगे वो उसके ऊपर चलेंगे, क्योंकि हमारी तीन टाइप की एक्टिविटी होती है। एक तो बिजनेस में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, दूसरी हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरी हम करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सॉरी, कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, कौन सी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में की जाती हैं। डे टू डे ऑपरेशन में क्या करेंगे? हम सेल परचेज करेंगे, कैश वाली, कैश सेल्स कैश परचेज। फिर कैश रॉयल्टी पे की, फीस पे की, कमीशन पे की। ऐसे ही हमने कैश पेड किया क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल को। अगर हमने रॉयल्टी कमीशन रिसीव की है तो ये तो हमारा इनफ्लो हो जाएगा, पैसा आया है, सेल से भी आता है। और आउटफ्लो क्या हो जाएगा? कैश परचेज की है, क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, ट्रेड पेबल्स की पेमेंट की है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आया, कैश इनफ्लोज। कैश पेड फॉर इनकम टैक्स, वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, इनसे कैश गया। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लोज भी होता है और कैश आउटफ्लोज भी होता है। ये क्लियर है? नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी की रूटीन की इनकम डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड करना भी होती है। क्योंकि जो कोई फाइनेंस कंपनी है वो पैसा उधार देगी, ठीक है, या कहीं इन्वेस्ट करेगी तो डिविडेंड रिसीव करेगी। ये इंटरेस्ट, ये इस तरीके की इसका फाइनेंस से रिलेटेड इनकम होगी, तो वो उसकी डायरेक्ट इनकम में काउंट होगी, उसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज करेंगे। लेकिन नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये चीज नहीं लेंगे। कैश सेल्स प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटी, लोन से एडवांस रीपेड किए हैं कोई। और कैश आउटफ्लो क्या होगा? इंटरेस्ट पे किया इसने, सिक्योरिटी परचेज की, और थर्ड पार्टी को लोन एडवांस दिया है। अगर थर्ड पार्टी से लिया है तो वो इनफ्लो हो जाएगा, अगर दिया है तो आउटफ्लो हो जाएगा। ये तो था हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन फाइनेंशियल कंपनी का यहाँ तक आ जाएगा। जो फाइनेंशियल कंपनी है, ये तीन एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो जाएंगी उसमें। अब आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा? कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज। इन्वेस्ट हम बिजनेस में किस किस चीज में करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं खरीदने के लिए। इंटरेस्ट अगर कोई इसका रिसीव होता है, देखो, अगर हम ये चीज बेच रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तब तो हमारा आ जाएगा इनफ्लोज ऑफ कैश में।
अगर ये चीज हम बेच रहे हैं तब तो इनफ्लो में आ जाएगा, अगर खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो में आ जाएगा। ध्यान रखना, खरीदने से कैश जाएगा, बेचने से कैश आएगा। तो अगर हम फिक्स्ड एसेट्स बेच रहे हैं तो कैश इनफ्लोज हो जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो कैश इनफ्लोज हो जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो कैश इनफ्लोज हो जाएगा। अगर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होगा, तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस में जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अगर हमने शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं तो कैश आएगा, डिवेंचर इशू किए हैं तो कैश आएगा, लोन लिया है तो कैश आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ाया है हमने तो बैंक से पैसा आएगा। तो ये हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो सारा। आउटफ्लो किससे होगा? इक्विटी शेयर को बाय बैक परचेज किया है, खरीदा है अपने इक्विटी शेयर का, डिवेंचर्स की पेमेंट की है, रिडम्पशन करना पेमेंट होता है, प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट की है, वो उसको रिडम्पशन होता है, लोन की पेमेंट की है, डिविडेंड की पेमेंट की है, इंटरेस्ट की पेमेंट की है, बैंक ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट की पेमेंट की है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट की है, और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज किया इसका मतलब बैंक की पेमेंट की होगी। तो ये सारा का सारा हमारा कैश आउटफ्लो होगा। तो यही काम आगे हमें इसमें करना है। दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको हम डिटेल में फॉर्मेट को बाद में करेंगे। पहले हम इसमें एग्जांपल करेंगे कि हमें ये देखना है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी, इसमें कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगी, और कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगी, और कौन सी कैश इक्विवेलेंट में आएंगी। देखो, कैश सेल्स किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ट्रेड रिसीवेबल से रिसीव किया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। परचेज ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सेल ऑफ बिल्डिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। बाय बैक ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, पैसा गया है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लॉन्ग टर्म फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी है तो ये हमारा ऑपरेटिंग में आ जाएगा, नॉन फाइनेंस कंपनी है तो इसमें आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कैश परचेज इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सर ये एक्सप्लेन करना कैसे? है बेटे। ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना, एट्थ पॉइंट। एट्थ में ये वाला पॉइंट, यस सर। इसने कहा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कोई फाइनेंस कंपनी है, वो पे कर रही है, तो उसका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। और नॉन फाइनेंस कंपनी कर रही है तो उसका आ जाएगा ये उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, फाइनेंसिंग कंपनी का तो ये काम हो गया ना, तो ऑपरेशन में आ जाएगा, ऑपरेटिंग यस एक्टिविटीज सर। में। उसके बाद कैश पेड टू ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट की है। रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग में। परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्ट किया है। सेल ऑफ पेटेंट्स इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में आएगा।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग में आ जाएगा, क्योंकि उसकी तो डायरेक्ट इनकम हो गई ना, फाइनेंस कंपनी का काम ही इन्वेस्टमेंट सेल करना होता है। नॉन फाइनेंशियल है, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा ये। कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है तो फाइनेंशियल कंपनी में तो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और नॉन फाइनेंस में आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि इसने इन्वेस्ट किया होगा तो उसको इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड रिसीव्ड सेम, इसमें ऑपरेटिंग में आ जाएगा, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। रेंट पेड ऑपरेटिंग में आएगा। रेंट पे रिसीव्ड, अगर उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो ऑपरेटिंग में आ जाएगा। अदर बिजनेस है तब आपका इन्वेस्टिंग में आएगा, क्योंकि इसने इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस का, बिजनेस से बाहर। टैक्स पेड ऑपरेटिंग में आ जाएगा। रिफंड भी ऑपरेटिंग में आ जाएगा। बैंक बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश और कैश, ये सारे तीनों पॉइंट कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। समझ आ गई? इसमें हमने कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए पहले फॉर्मेट तैयार करना है। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट का जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होता है माइनस करंट ईयर का प्रॉफिट, उसको लेस करके जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। दोनों साल का प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में आपको। फिर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे। इंटीरियम डिविडेंड पेड प्रोफोर्मा आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे की सारी आइटम ऐड होंगी। लेस में रिफंड कोई टैक्स का आया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा आपका। देखो, अगर हमारी करंट एसिड्स डिक्रीज होती हैं और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं, वो हमें कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करके चलना है। अगर हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है, सपोज करो मेरे डेटर्स जो थे वो 5,000 से 4,000 हो गए हैं, 1,000 का डिक्रीज हुआ ना डेटर्स में, तो जितना डिक्रीज हुआ 1,000 वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। अगर 5,000 से 14,000 हुए हैं तो ये 9,000 इंक्रीज हुए ना, इसको लेस करेंगे। यानी करंट एसेट्स को डिक्रीज को ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटी के इंक्रीज को ऐड करेंगे, क्योंकि डिक्रीज होने से कैश हमारे पास आया होगा। डेटर डिक्रीज हुए मतलब क्या है इसका, कि डेटर्स ने पेमेंट की होगी। इन्वेंट्री डिक्रीज हुई तो पेमेंट की होगी, मतलब सेल हुई होगी इन्वेंट्री। ऐसे ही ट्रेड पेबल का, अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो उतना ही कैश बच गया, उधार माल मिला होगा हमें। करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है इसका मतलब हमारा कैश इसमें इन्वेस्ट हुआ होगा, उधार दिया है। तो मतलब अगर आप ऐसे कर सकते हो याद ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि करंट एसेट डिक्रीज ऐड होंगी, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज ऐड होंगी, और वाइज वर्सा यानी अपोजिट जो है वो लेस होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। अब डेटर्स इस क्वेश्चन में 80,000 से 60,000 है, इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं?
इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं बेटे, डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज 20,000 से हो रहे हैं, तो डिक्रीज वाले डेटर से ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। बिल रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, ये लेस करेंगे, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज को ऐड करते हैं। बिल्स पेएबल डिक्रीज हो रहे हैं, ये लेस करेंगे क्योंकि करंट लाइबिलिटी को लेस करते हैं, डिक्रीज को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी करंट लाइबिलिटी है हमारी, ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं 200 से, ये लेस करेंगे, करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो लेस करते हैं। अक्रूड इनकम भी 100 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, ये भी लेस करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आउटस्टैंडिंग, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड अक्रूड इनकम होती है, करंट लाइबिलिटी। ये पहले साल थी, इस साल नहीं है, तो डिक्रीज हो रहे हैं, इसको भी लेस करेंगे। 1 लाख रुपए हमने ऊपर लिखा, ऐड वाले ऐड के कॉलम में डाल दिए, लेस वाले लेस के कॉलम में डाल दिए। नेट हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर डिक्रीज इन एसिड्स को प्लस नहीं करेंगे हम? डिक्रीज इन एसेट्स को प्लस करेंगे। आपने बोला उससे माइनस करेंगे। कौन से वाले को? 700 को। हाँ तो करंट एसेट थोड़ी है, ये लाइबिलिटी है बेटा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मैंने लिखा तो है, सीएल करंट लाइबिलिटी है। यस सर, यस सर। डिक्रीज हो रहा है तो ये लेस करेंगे, ये लेस किया हुआ। तो ये तो सारा करंट एसेट्स का है। उसके बाद गुडविल जैसे रिटर्न ऑफ होती है वो ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन एसेट्स का ऐड करते हैं, रिटर्न ऑफ होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड करते हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस होते हैं। प्रोविजन ऐड होता है, ये कर दिए देखो, गेन लेस कर दिया। उसका डिफरेंस ले लो, ट्रेड रिसीवेबल 1760 उल्टा लिखा हो, ये प्रीवियस ईयर इधर, करंट ईयर इधर। तो 52 से 78 इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल लेस किए देखो, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज लेस कर दिए ब्रैकेट में, 26,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंसिस 2000 से 3000 इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट्स है ये भी 1000 लेस कर दिया, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद ट्रेड पेबल 40 से 51, 11,000 पे इंक्रीज हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, ये देखो ऐड कर दिए। उसके बाद आपका आ गया एक्सपेंसेस पेबल 34 से 20, ये करंट लाइबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है, लेस करेंगे 14,000 को, ये लेस कर दिया। लास्ट में कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ऐड लेस करने के बाद।